हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह मेरा वीडियो यूपीएससी में आए हुए जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री में जो सीरीज़ थी उसकी, ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा है, पर मैं 25 करके दे रहा हूँ। ये पहला भाग है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी है, ठीक है, सीरीज़ वाइज डालता रहूँगा। पहले ये 25 क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखिएगा, ज़्यादा नहीं डाला पिछली बार के तरीके से जो वीडियो बनाई थी, तो फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा डालो तो एक्सप्लेन भी ना कर पाओ, समझा भी ना पाओ, जल्दी जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके अंदर मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग रखा है, दो दो के सेट में, ठीक है। आप उसको समझिए और एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए ज़्यादा नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है, जैसे लिखा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। शायद आपको ध्यान हो कहाँ किया गया था, ठीक है। नोट कोशिश करिए इसका जवाब देने की, वरना फिर मैं देता हूँ। चलिए हम देखते हैं। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था, ठीक है। अरबों ने, अरबी लोग शाह के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अल बरूनी ने अपनी किताब में, जो उसकी किताब थी अल हिंद में, भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी, अरबों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कोशिश करिए इसका जवाब देने की। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। चलिए बताते हैं। लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निर्वावरी आदि विदुषियाँ जो थीं, स्त्रियों में वेद मंत्रों, वैदिक रचनाओं की रचना की थी, ठीक है। ये जो विदुषी थीं, इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा, जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी, वो लोपामुद्रा थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। इसका पहले इसको जरा हम रोटेट कर लें। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। जैसे लिखा है विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर एंड कली संवत्सर, और इनकी डेट दी गई है, किसी समय से गणना, ठीक है, मैच करना है। आप इसको एक बार आप ट्राई कर लें, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, इसका आंसर होगा, एक मिनट, देखिए, जो विक्रम संवत है वो 58 ईस्वी पूर्व में है, तो उस हिसाब से विक्रम संवत कहाँ जाएगा, 4 में, ठीक। और ये मालवा के शासक ने विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। तो शक संवत 78, ठीक। यही आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है, ठीक है, राष्ट्रीय संवत भी यही से लिया गया भारत का, ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना 319 से 20 के बीच में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 319 से 20, तो गुप्त संवत ये, ठीक। एंड कल्कि संवत का क्या है? कल्ली जो संवत्सर है, इसका प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा ये, ठीक। और लास्ट का जो 5वें नंबर पे दिया है, इसमें
248 ये क्या है, ये 248 कलचुरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर डी होगा। ठीक है, डी ये। ठीक, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं, गुप्त कालीन नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। मेरा थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, कट गया है। ठीक है, क्रॉप करते समय, तो इसका एक्सप्लेन करूंगा, भी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, चौथे का आंसर होगा गुप्त कालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग, जिन्हें शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत भाषा में, तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। सॉरी, मतलब इसमें लैंग्वेज पूछी जा रही है कि वो लोग किस भाषा का यूज़ करते थे, साधारण लोग और स्त्री शूद्र। ठीक है, तो इसका 4 का बी मीन्स प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत का आंसर हो गया, प्राकृत, पाली प्राकृत ये। तो अशोक को नेक्स्ट देखें, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, क्या है, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। मेरा अंदाजा है ज़्यादातर लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, राइट आंसर डी है, प्रियदर्शी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, कुछ जगहों पे उसे देवा नाम, प्रिय और अशोक का नाम भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रियदर्शी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, मतलब किसके लिए था, ए बी सी डी। आप पढ़िए, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का था या हाथी दांत। सी, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तिकाओं का। डी, काली मिर्च का। मेरा गेस है कि आप गेस अगर लगाएंगे तो कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, यवन इंडो ग्रीक थे, इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम यवन प्रिय हो गया। इसलिए इसका नाम यवन प्रिय नाम से आज भी जाना जाता है। तो क्या, काली मिर्च मीन्स राइट आंसर डी। ठीक है, 7 देखिए, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अणुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सी इसका बोल ही दिया, तो कर लगा लेंगे आराम से। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसीलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर इज सी, जैनियों के लिए था। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित था। एंड 8 में कहा है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का इस प्रकार है, द्वापर, कृत, त्रेता, कली। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो, कोशिश करिए। अब बताते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। 8 नंबर में क्या है कि सृष्टि के संपूर्ण कार्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका क्रम क्या है, कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी, ये 8 का सी, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कली में कलयुग जो अब चल रहा है, द्वापर में जिसे श्री कृष्ण भगवान के समय का, त्रेता जो राम भगवान के समय का, उकृत उनसे पहले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देवदासी संस्था के
देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? देवदासी प्रथा जहाँ पर होती है, जगन्नाथपुरी मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू में जो है कंदरिया महादेव मंदिर। देखिए जरूरी है कि आपको आंसर तो खैर आना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि एक तो आपका आंसर होगा, बाकी 3 जो होंगे वो भी आपको नॉलेज दे रहा है, कुछ बता रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट। ठीक है, तो 90 का आंसर आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए ठीक, मंदिर देवदासी संस्था के लिए अगर कोई है तो वह पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो आपका राइट आंसर होगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर ए। ठीक है, पुरी। चलिए नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वर्णित नदी जिसके बारे में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 10वें का आंसर होगा क्या? सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री, गंगा। 10वें का होगा, आप देख लीजिए, अब मैं बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट रोक लीजिए, पढ़िए, लेकिन मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी होगी इसलिए मैं बताऊँगा। आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद जिसे कहते हैं, सर्वाधिक वर्णित नदी अगर है तो वो है सिंधु। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा वर्णित नदी अगर है वो तो सिंधु है। ठीक है, गंगा का सिर्फ 1 बार, और इसके सेकंड नंबर पे अगर सिंधु के बाद कोई है तो वो सरस्वती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है इन चारों में से कोई एक। राइट आंसर होगा, मैं पढ़ता हूँ एक्सप्लेनेशन, आप सुनिएगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं है, जबकि आचारांग सूत्र कुतांग एवं वृहत कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। मीन्स जो आपका थेरी गाथा है ये हमारा आंसर होगा, और ये जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी ये 3 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक, समझ में आया? कौन से तथ्य बौद्ध और जैन दोनों में ही समान रूप से थे, मतलब वो जो चीज़ उसमें थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, वो उसमें भी मैच करते थे। ठीक, अब आप इसको पढ़िए। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, माने अहिंसा, जो हो वो आपका आंसर होगा। ठीक, 12वें का राइट आंसर हम बताते हैं, आप देख लो फिर बताता हूँ। चलिए, इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4। मीन्स वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की विफलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक है, तो 2, 3, 4 हो गया, बाकी आपका पहला वाला नहीं, तो इस तरह से बी आंसर होगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं, मतलब 3 समान है और एक अलग है। किस बात में? प्राचीन भारत समाज के संदर्भ की बात हो रही है। कुल, कोश, वंश, गोत्र। ठीक, देखिए, चलिए मैं बताता हूँ, आप देख चुके। कोश शब्द जो खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और बाकी तीनों जो हैं वो एक परिवार से संबंध है, किसी वंश, गोत्र और कुल की बात हो रही है। तो इसका कोश, खजाना बोलते नहीं,
कोष में, जो भी राजशाही कोष हो या जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? 14 का राइट आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सुश्रुत, शूद्रक, शौनक, सौमिल्य। चलिए आप रोकिए स्क्रीन, पढ़िए, जवाब देने की कोशिश करिए, नोट करिएगा कितने सही हुए। 14 का राइट आंसर होगा सुश्रुत। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सुश्रुत। ठीक है, और इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। ठीक है, अपने सुश्रुत संहिता में। प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी इनको माना जाता है, शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का। लेकिन किसको ध्यान है आज के समय में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान जैसे शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, बरहुत मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला। राइट आंसर दीजिए, स्क्रीन रोक लीजिए, फिर बताइए। 15 का सी होगा। ठीक है, सी, बरहुत मूर्ति कला। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, ठीक है, संस्कृत ग्रंथों में होता था। कब? मध्यकालीन, मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के समय। तो आप पढ़िए, इसका मैं राइट आंसर दूंगा। राजपूतों वाला होगा। राजपूतों में से जाति युच्च लोगों को इंगित करने के लिए, या वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, या संस्कृतर छंदों को इंगित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी सूची को सूची 2 से मिलाना है। विशाख दत्त की रचना कौन सी थी? वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। आप इसको मिलाइए। चलिए अब मैं बताता हूँ। 17 का जो पहला है, विशाख दत्त का संबंध अगर किसी नाटक से है तो वो खास बहुत फेमस है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, और विशाख दत्त का नामक नाट्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नाट्य ग्रंथ, तो उस हिसाब से इनका नाटक। ठीक, और वराहमिहिर की संबंध खगोल विज्ञान से है। वराहमिहिर खगोल विज्ञान। और आपके क्या बचे? वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, ये रचनाएं हैं। चरक का संबंध चिकित्सा से है, चिकित्सा ये गए। अब बचे आखिरी, वो ब्रह्मगुप्त गणित। मिलाइए आंसर कहाँ है। तो ए का बी, और इस तरह से आपका बनेगा ए का बी। हाँ ठीक, सी। ठीक है, सी बना। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? मतलब धर्म के अनुसार उसको एक आज़ाद दिया गया है कि वो पति को डाइवोर्स कर सकती है, छोड़ सकती है। ठीक, धर्म विच्छेद में तलाक जो भी कहें। तो किस ग्रंथ में कहा गया है? अधिकार वो भी स्त्री को मिला है। ये मिला है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र, डी आंसर। इसमें बताया गया है कि पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। रुको, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? पति द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी और वह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसमें पति द्वारा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, लेकिन आज इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य, जो हमारे महान आचार्य रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए।
गुप्त को चंदेल, चालुक्य, पल्लव, ये क्या है? ये सब इनकी राजधानियां हैं, क्या है? देखिए, गुप्त का संबंध होगा देवगढ़ से। चलिए मिलाते हैं बारी बारी से। गुप्त का संबंध देवगढ़ से, चंदेल का संबंध खजुराहो से, चालुक्य संबंध बादामी से, ठीक, पल्लव पनमल्लय, ठीक। अब उस हिसाब से आंसर देखिए इसका, ए का 4, बी का 3, मतलब कि ए राइट आंसर। नेक्स्ट 20 का राइट आंसर देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है? मतलब इनमें से 4 में से एक गलत है उनके बारे में, जो उनके स्तंभ मिले थे जिसमें उन्होंने अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते थे राज्य के लिए वो खुदवाते थे उसमें, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर होगा, अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे, ये स्थापत्य का भाग नहीं थे, ठीक है। राइट आंसर इज डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है भाई, ये तो प्रचार के लिए किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बहुत से बच्चों को तो ये कन्फ्यूज़न होगा कि बायां और दायां लिखने का मीन्स क्या होता है, वो लिखते किधर से हैं, ठीक है। आप इसके बारे में मेरे अगर माने तो आप रीजनिंग करिए, वो भी सिटिंग प्लान वाला जो पोर्शन होता है रीजनिंग में, उसको करेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर गलती होने का चांस नहीं रहेगा। 21 का जो होगा डी होगा, खरोष्टी, ठीक है, इसका आंसर होगा खरोष्टी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और आराम से कर सकते हैं। 22 का होगा, चलिए मैं पढ़ता हूँ। कठोप निषद में नचिकेता तथा यमराज मृत्यु के देवता के बीच संवाद है, ठीक है। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे, किसमें? 22 का सी, कठोप निषद, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिंद पाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, ठीक है। 23 का राइट आंसर देखिए, मिलिंद पाहो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, इसे मिनांडर भी कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का है, और यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो किसके बीच संवाद हुआ था? नागभट्ट, ठीक है, सी। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस एक राज्यादेश में? 24 का, अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख अगर मिलता है तो वो है मास्की, ठीक है। इसके अलावा गुर्जरा, नत्तूर, उडेगोलम से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपका, ये मैप के ऊपर है, थोड़ा इसको बहुत आराम से सोचिए समझिएगा। इस मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग, ये आपको पूरा जो भी 4 में दिए हैं अलग अलग ABC में फिक्स करना होगा। जैसे ए में कौन सा यहाँ पर राज्य पड़ता था या जनपद पड़ता था, ठीक है, आपको ये देखना है। बहुत ही सोचिए, कितना ही ज़्यादा मैप इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। 25 का जो होगा सी आंसर इसका सही होगा। अब इसको फिल कर लिया जाए। जैसे मत्स्य में क्या आएगा? ए यहाँ पर, ठीक। बी में अवंती यहाँ पर, वत्स यहाँ, अंग यहाँ, ठीक है। ये एक तरह से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने नहीं लिया है,
क्योंकि जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो ना कोई देखता है और फिर पढ़ाने में भी बोरियत होने लगती है। तो उतना करो जितना अच्छे से हो सके। ये कुल वीडियो मेरी कितने मिनट की बनी है? 25 मिनट देखिए हो गए। ठीक है, अब आप इसको करिएगा। सेकंड पार्ट भी हो सकता है आज ही डाल दो, नहीं तो कल दे दूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर दूँगा। कोशिश किया करिए जो भी वीडियो देखें कम से कम लाइक ना करें तो कुछ ऐसा कमेंट करें, कुछ अच्छा बुरा जो भी, तो मुझे लगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने डायरेक्टली पढ़ाया है, इनडायरेक्टली तो वीडियो मैं पहली बार कर रहा हूँ इस तरह से, वो भी अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, विदाउट एनी किसी के कहने से कुछ नहीं, बस अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुकों का ढेर है, बहुत बुक्स है मेरे पास, तो उसमें से जो जो आपको दूंगा आपके काम ही आएगी। ठीक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो आपकी छोटी सी बुक जो छुटकू सी आती है प्राचीन इतिहास की। ठीक है, और भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी बुक्स, बहुत सारी बुक हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बुक्स ही मिलेंगी भाई, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, गुड लक, तैयारी करिएगा। चलिए, गुड बाय।